नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। मैं शशांक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस एसबीआई क्लर्क एग्जाम को टारगेट करते हुए मेंस की रीजनिंग सेशन में। ठीक है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन सवाल जो आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है। कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। और जो हम लोग सेशन करते हैं वो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं। जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है उसी ट्रेंड को हम लोग कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। So let's begin the session. But before starting the session, I want you all to know that today is the day 20 है ना। जो हम लोग एसबीआई क्लर्क मेंस को लेके हमारा जो सेशन चल रहा है रीजनिंग को लेके, जो उसका 20th पार्ट है जो हम लोग आज करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर लेना। चलिए, तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक हम करने वाले हैं बॉक्स बेस्ड पजल, एक हम करने वाले हैं लीनियर रो पजल जो कि मल्टीपल एंड फैक्टर के बेसिस पे है। मल्टीपल फैक्टर के बेसिस पे, फैक्टर क्या होता है मल्टीपल क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन जो कि मिसलेनियस का पार्ट है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग मिसलेनियस सबसे इंक्लूड करेंगे, तो ब्लड रिलेशन का कोडेड ब्लड रिलेशन का पार्ट है जो कि न्यू पैटर्न के बेसिस पे है, नए पैटर्न के बेसिस पे है, काइंड ऑफ डेटा सफिशिएंसी वाला है। तो देखेंगे किस तरीके से इन लोग को सॉल्व करना है। तो पहली पजल के साथ स्टार्ट करेंगे। पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे आएगी। 11 बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव अनदर ऑन द डिफरेंट शेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैक। ठीक है, द लोअर मोस्ट शेल्फ इज नंबर 1, टॉप मोस्ट इज 11। ठीक है, 1 से लेके 11 तक, ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक बने हुए हैं। एक नोट दे रखा है, नोट में बोल रहा है इफ द बॉक्स नेम स्टार्ट्स विद अ वॉवल, यदि किसी बॉक्स का नेम वॉवल से स्टार्ट होता है, वॉवल मतलब ए ई आई ओ यू इनसे स्टार्ट हो रहा है, देन इट इज प्लेस्ड ऑन द स्क्वायर नंबर शेल्फ। तो वो जो डिब्बा है ना, वो जो डिब्बा है उसको स्क्वायर नंबर शेफ पे रखा गया। स्क्वायर नंबर शेफ कौन से हुई, 1 से लेके 11 में। एक तो 1 हो जाएगा, 1 इज ऑल्सो स्क्वायर ऑफ 1। एक हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। एक हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। और उसके ऊपर हम जान नहीं सकते, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और इन तीन में से ही कहीं पे मतलब 3 वॉवल नाम के बॉक्सेस होंगे और इन तीन पे वो आएंगे। ठीक है, और आगे आपको बोला भी गया है कि 1 इज कंसिडर्ड अ स्क्वायर नंबर, 1 को एक स्क्वायर नंबर कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है और यहाँ पे हम इसका पूरा का पूरा बना लेंगे। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस पजल को करना फटाफट से, और देखेंगे किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 2-3 पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं अपन लोग, जो कि हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। अभी क्या हो गया? 1 मिनट। 3 केस लेके चल रहे हैं अपन लोग। यहाँ पे मैं केसेस के नाम भी लिख देता हूँ। 1, 2, 3, चलो चौथा भी ले लेते हैं 4। ठीक है, 4 केस लेके चल रहे हैं और फटाफट से बनेंगे। क्या बनेगा इसका सोल्यूशन? बोला जा रहा है कि ए इज केप्ट 2 शेप्स बिलो आर। ए दो नीचे रखा है आर के, तो ए जो आ सकता है या तो मैंने आपको बताया परफेक्ट स्क्वायर वाले उस पे आएगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ था कि बॉक्स नेम अगर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो स्क्वायर नंबर शेफ पे रखा गया है, तो ए जो आएगा स्क्वायर नंबर शेफ में आएगा। स्क्वायर नंबर कौन कौन से हो गए, 1, 2 का स्क्वायर 4, या तो 1 पे आएगा, या 4, या 3 का स्क्वायर 9। तो 1, 4, 9 में से ए कहीं पे भी आ सकता है। तो या तो 1 पे आएगा ए, या फिर 4 पे आएगा, या फिर अपना 9 पे आएगा, है ना। और ए किसके दो नीचे है, ए इज 2 बिलो आर, तो आर आ जाएगा अपना यहाँ पे, आर आ जाएगा अपना यहाँ पे, और आर आ जाएगा अपना यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड जे, आर और जे के बीच में 2 डिब्बे हैं। तो आर अगर केस 3 में यहाँ पे, तो 1, 2 जे अपना डेफिनेट यहाँ आएगा। केस 1 में 1, 2 जे अपना डेफिनेट यहाँ पे आएगा। ठीक है, नीचे जा नहीं सकता। केस 2 में जे कहाँ आ सकता है, 1, 2 जे अपना नीचे भी आ सकता है और जे अपना ऊपर भी जा सकता है। तो इस 4 को क्या मैं ये कह सकता हूँ केस 2 है, और आर अपना यहाँ पे डेफिनेट है, तो 1, 2 जे अपना यहाँ भी आ सकता है और आर के एक नीचे छोड़ के एक। ठीक है, तो 4 केस बन रहे हैं। केस 2 का केस 2 ए बन रहा है, 3 और 1 अपने है ये साथ में। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव जे इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो बी। कहने का मतलब समझना, जे के ऊपर जो डिब्बे रखे गए हैं वो एक ज्यादा है, x+1 है। किससे, जो बी के नीचे रखे गए हैं। बी के नीचे अगर x है तो जे के ऊपर जो आएंगे वो x+1 आएंगे, ये आपको बोला जा रहा है। ठीक है,
तो समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे जे दे रखा है, जे के ऊपर काउंट कर लो या नीचे काउंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवर्स कंसेप्ट और अपोजिट कंसेप्ट लगाना पजल का अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ऊपर काउंट करोगे उतना ही टाइम लगेगा जितना नीचे में लगेगा। तो जे के ऊपर देख लो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, जे के ऊपर 5 आ रहे हैं, तो मतलब वो एक ज्यादा है, तो बी के नीचे 4 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जे अपना यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे जे के ऊपर काउंट करना, ये जे थोड़ा गंदा सा लग रहा है, इसको जे को थोड़ा सा सही सा बना देते हैं। यहाँ पे जे के ऊपर काउंट करने में मुझे ऐसा लगता है कि टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो जाएगा। तो मैंने आपको जब एक प्री लेवल जब एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स लेवल का सेशन चल रहा था, वहां पे मैंने आपको पजल का एक अपोजिट कंसेप्ट, रिवर्स कंसेप्ट बताया था कि जो भी आपको बोला जा रहा है ना, उसके उल्टा कर दिया करो। क्या कर दिया करो? उल्टा। आपको बोल रहा है जे के जो ऊपर है वो एक ज्यादा है, तो आप जे के नीचे एक कम मान लो। जे के नीचे एक कम, तो जे के नीचे दो है, तो भाई बी के ऊपर, जैसे जे के ऊपर को हमने क्या कर दिया, जे के नीचे, जे के नीचे कर दिया, तो बी के नीचे की जगह आप कर दो बी के ऊपर। तो जे के नीचे दो आ रहे हैं, तो बी के ऊपर कितने कर दो? तीन, एक दो तीन, बी आ जाएगा यहाँ पे। अब इस वाली बात को आप मैच कर लो इस वाले पॉइंट से। जे के ऊपर कितने बोले थे? एक ज्यादा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, जे के ऊपर आठ आ रहे हैं, तो बी के नीचे उससे एक कम आने चाहिए, तो बी के नीचे सात आने चाहिए, तो बी के नीचे एक दो तीन चार पांच छह सात। क्या ये बात समझ में आई? तो ये रिवर्स कंसेप्ट या फिर आप इसे अपोजिट कंसेप्ट कुछ भी कह लो, आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में जब आपको काउंटिंग करनी पड़ती है। जे के ऊपर मैं काउंट करता थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो मैंने इसका अपोजिट कर दिया। आपको बोला था जे के ऊपर जो है वो एक ज्यादा, तो मैंने जे के नीचे एक कम मान लिया और बी के ऊपर एक ज्यादा बढ़ा दिया। तो जे के नीचे दो, बी के ऊपर तीन, केवल और केवल उल्टा कर देना जो भी बोला जा रहा है। अब यहाँ पे जे के ऊपर काउंट करना बिल्कुल आसान है, एक दो तीन, तो बी के नीचे दो रख दो यहाँ पे। और यहाँ पे भी जे के ऊपर आसान है काउंट करना, कितने आ रहे हैं? दो, तो बी के नीचे आएगा एक, बी आ जाएगा यहाँ पे। ये चार केस अपने बनते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलो फिर देखिए क्या बोला है, ओनली वन बॉक्स इज केप्ट इन बी एंड एन, बी और एन के बीच में एक डिब्बा है। तो बी अगर केस नंबर वन में ये गया, तो एक डिब्बा नीचे एन नहीं बन के आ सकता, एन आएगा यहाँ पे। इस केस में बी और एन के बीच में नीचे आ नहीं सकता एन, तो एन अपना यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ तो आ रहा है। और केस नंबर थ्री में एन अपना यहाँ भी आ सकता है बी और एन के बीच में, और एन अपना यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, और केस नंबर टू ए में एन नीचे जा नहीं सकता, एन ऊपर आ नहीं सकता, तो ये केस गलत हो जाएगा। केस नंबर टू इज रॉन्ग। ठीक है, चल आगे देखते हैं। नंबर ऑफ बॉक्स कैप्ट बिटवीन एन एंड जे, एन और जे के बीच में जो डिब्बे रखे गए हैं, मान लो एक्स रखे गए हैं, तो वो सेम है किससे? नंबर ऑफ पेंट्स नहीं आएगा, बॉक्स आएगा। नंबर ऑफ बॉक्स कैप्ट बिटवीन एन एंड जे इज द सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्स कैप्ट बिटवीन आई एंड पी, आई और पी से सेम है। तो जितने एन और जे के बीच में है, उतने ही आई और पी के बीच में है। एन और जे के बीच में अगर एक्स है, तो आई और पी के बीच में कितने आएंगे? एक्स। अब आई एक नया पर्सन आया है, आई जो आएगा वो अपना किस पे आएगा? परफेक्ट स्क्वायर वाले पे आएगा। तो आप ये देखो केस नंबर वन में एन और जे के बीच में जीरो आ रहा है, तो आई और पी के बीच में जीरो आएगा। आई को टू पे रख नहीं सकते, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का टू, वन पे ऑलरेडी है। और फोर पे अगर आप आई को रखोगे, तो आई और पी के बीच में जीरो बन नहीं पाएगा केस वन में, तो आपको आई रखना पड़ेगा केस नंबर वन में यहाँ पे, और पी अपना कहाँ आ सकता है? यहाँ भी आ सकता है, और पी अपना यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, केस टू में देखो एन और जे के बीच में कितने आ रहे हैं? एक दो तीन चार पांच छह, छह आ रहे हैं, तो आई और पी में छह आने चाहिए। आई को अगर आप नाइन पे रखते हो, आई को अगर आप नाइन पे रखते हो, तो एक दो तीन चार पांच छह, पी टू पे आ जाएगा। और आई को वन पे रखते हो, तो एक दो तीन चार पांच छह, पी नहीं आ पाएगा क्योंकि बी है, तो आई अपना आएगा यहाँ पे, और पी अपना कहाँ आएगा? एक दो तीन चार पांच छह, पी आएगा यहाँ पे। ठीक है, जरा केस नंबर थ्री में देखना, केस नंबर थ्री में देखना, एक एक बार करके। एन को मान लो मैंने वन पे रखा है, मान लो एन को वन पे रखा है, क्या एन कभी भी वन पे आ पाएगा? खुद से बताओ, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो परफेक्ट स्क्वायर वाले जो नंबर की स्टैक है, जो शेप है, उसमें कौन से आएंगे? वोवल वाले आएंगे, वोवल आएंगे। तो भाई यहाँ पे वन पे एन तो आ नहीं सकता, वन पे एन तो आ नहीं सकता, तो एन को यहां से हटाना पड़ेगा। एन कहाँ रहेगा? फाइव पे ही रहेगा। एन कहाँ रहेगा? फाइव। तो एन और जे में कितने आ रहे हैं? दो आ रहे हैं, एन और जे में आ रहे हैं दो, तो आई और पी में दो आने चाहिए, क्योंकि आपको बोला है जितने एन जे के बीच में उतने आई पी के बीच में। आई को वन पे रखूंगा तो एक दो पी आ जाएगा, और आई को फोर पे रखूंगा तो एक दो पी ऊपर भी आ सकता है और पी नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि एन और जे में दो आ रहे हैं, तो आई और पी में दो कैसे बनेंगे? आई फोर पे भी आ सकता है, वन पे भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, इस केस में भी फिक्स नहीं कर पा रहे हैं अपन लोग, इस केस में भी हम लोग फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, होल्ड पे रखते हैं इस चीज को। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं और क्या क्या बोला जा रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द शेफ नंबर ऑफ यू एंड के, यू और के की जो प्रोडक्ट है, शेफ का जो प्रोडक्ट है, वो दो कम है, तो लेस देन टू, तो लेस का साइन बना दिया, दो कम है किससे? लेस देन द शेफ नंबर ऑफ एस, एस से दो कम है।
अब यू एक और वॉवल मिल गया, तो केस नंबर वन में आई फिक्स हो गया, ए फिक्स हो गया, दो वॉवल फिक्स हो गए, तो तीसरा वॉवल यू अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा, है ना। और यू और के का जो प्रोडक्ट है शेफ का वो दो कम है एस से। के कहाँ कहाँ पे आ सकता है केस वन में, देखो के को अगर मैंने टू पे रखा तो यू और के का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, यू चार और के दो, चार दूनी आठ, तो एस आना चाहिए नौ पे, नॉट पॉसिबल। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, दो कम है ना, तो यू चार पे और दो पे मैंने के का रोक दिया, तो चार और चार दूनी आठ, तो यू और के का आठ हो जाएगा, तो एस का टेन होना चाहिए, तो टेन पे आ जाएगा एस, पी मतलब कैंसिल हो जाएगा वहां से। और यू के बाद अगर मैंने के को अगर मैंने मान लो 8 पे रख दिया, तो यू और के का प्रोडक्ट 32 हो जाएगा, और 32 हो गया तो 32 दो कम 34 से होगा, 34 तो कहीं पे है नहीं, तो के को ऊपर ले जाना बेकार है, के को यहीं पे रख सकते हैं, के को यहीं रख सकते हैं, तो यू और के का प्रोडक्ट कितना रहा, चार दूनी आठ। तो ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है शेफ का वो दो कम है एस से, तो एस का होना चाहिए 10, तो 10 पे कौन आ जाएगा अपना एस, केस नंबर वन में, तो यहां से पी गायब हो जाएगा, पी आएगा 8, पी आएगा 8 पे और एस आएगा 10 पे। ठीक है, केस नंबर टू में देखो जरा, यू वन पे आ सकता है, फोर पे आएगा नहीं, और नाइन पे ऑलरेडी फिल है, तो यू आएगा अपना वन पे। अब यदि आपने के को फाइव पे रखा, के को अगर आपने फाइव पे रखा, तो यू और के का ही बोला है ना, हाँ यू और के को फाइव पे रखा, तो यू और के का प्रोडक्ट हो जाएगा फाइव, जो कि दो कम है, दो कम होना चाहिए, तो दो कम सात से होगा, तो एस आ जाएगा अपना सेवन पे, पॉसिबल है। यदि आपने के को सेवन पे रखा, के को सेवन पे रखा, यू और के का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, सेवन, और सेवन किससे दो कम है, नाइन से, तो नाइन पे तो आइए, तो नॉट पॉसिबल। और के को अगर आप और ऊपर रखे 11 पे, तो 11 से दो कम 13, 13 तो है ही नहीं, तो भैया के आएगा अपना 5 पे, तो यू और के का प्रोडक्ट कितना हो गया, 5, 5 किससे दो कम है, 7 से, तो एस आ जाएगा अपना इधर 7। ये क्लियर हो गई। अब जरा केस नंबर थ्री में देखो, केस नंबर थ्री में अपना ए फिक्स हो गया, यू अपना कहाँ पे आ सकता है, अच्छा यू और अच्छा यहाँ पे ही हो सकता है, आई और यू ऐसे आ सकते हैं, आई और यू ऐसे, ठीक है, ऐसे ही आएंगे। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, आई और यू अगर ऐसे ही आएंगे, और आई और पी के बीच में कुछ बोला था ना कि जितने एन जे में उतने आईपी में, तो एन और जे में दो आ रहे हैं, अगर आई को आपने वन पे रख दिया तो क्या आई पी के बीच में दो कभी आ पाएंगे, एक दो, पी तो नहीं आ पाएगा क्योंकि पी अपना फोर में आएगा। और भैया सिंपल सी बात है, मैं तो इसको पहले भी फिक्स कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया, आई को तो हम वन पे रख ही नहीं सकते ना, क्यों नहीं रख सकते, अगर आई को वन पे रख दिया आपने तो पी अपना किस पे आएगा, चार में, और पी चार पे आ नहीं सकता, तो आई को रखोगे यहाँ पे, और एक दो पी आएगा अपना सेवन पे, और यू आएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से। अब यू और के जो शेफ का प्रोडक्ट है वो एस से दो कम है, के को अगर टू पे रखा तो यू और के का कितना हो गया प्रोडक्ट, दो, तो एस का होना चाहिए चार, नॉट पॉसिबल। के को अगर मैंने छह पे रखा, यू और के का बोला था ना, हाँ यू और के का, तो के को छह पे रखा तो यू और के का सम हो गया, सॉरी प्रोडक्ट हो गया छह, तो दो कम होगा आठ से, तो आठ मतलब जे, जे से दो कम आ रहा हमें, एस से चाहिए था, नॉट पॉसिबल। के को टेन पे रख दिया तो भैया दस बनेगा प्रोडक्ट, और दस किससे कम है, बारह से, तो बारह तो है ही नहीं, तो ये केस गलत हो गया, ये केस क्या हो गया, गलत। अब वन और टू में से कोई एक सही जाएगा, ठीक है। बोल रहा है नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन डी एंड पी, डी और पी के बीच में जो बॉक्स है मान लो एक्स है, वो सेम है नंबर किससे, एस और एन से, एस और एन के बीच में भी एक्स आएंगे, तो डीपी में एक्स, एस एन में एक्स। केस नंबर वन में डीपी में देखो कहाँ आ रहा है, डी का है, डी तो है ही नहीं, डी अपना यहाँ रख दो, तो इस केस में भी डी नहीं होगा, फिर इस हिसाब से डी नहीं है, डी रख दो यहाँ पे। तो केस वन में डीपी में देखो कितने आ रहे हैं, डीपी में आ रहे हैं दो, तो एस और एन में कितने आ रहे हैं, एक दो, डीपी में दो आ रहे हैं और एस एन में दो आ रहे हैं, केस नंबर वन सही है। केस टू में देखो डीपी के बीच में कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ आ रहे हैं, तो एस एन के बीच में तो यहाँ पे दो ही आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तो ये केस हो गया गलत, ये केस भी गलत। तो केस नंबर वन इकलौता सही जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा, और पजल कैसी लगी जरूर बताइए, ठीक है। मूव करेंगे अपनी अगली पजल पे। अगली पजल आप सभी के सामने स्क्रीन पे ये गई, जिसमें बोल रहे हैं कि 9 चिल्ड्रन NOPQRSTUV आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, एक लीनियर रो में बैठे हुए नॉर्थ में फेस करते हुए, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, दे हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ रुपीज विद देम, उन सभी के पास एक अलग अलग अमाउंट में रुपीज है, एक अलग अलग अमाउंट में उन सभी के पास रुपीज है, पैसे हैं। और एक नोट बोल रहा है, स्पेशल नोट में बोल रहा है कि नंबर ऑफ रुपीज विद द इमीडिएट नेबर्स, नंबर ऑफ रुपीज, जो नंबर ऑफ अमाउंट है, जो रुपीज का अमाउंट है विद द इमीडिएट नेबर हैज आइदर द सेम मल्टीपल और सेम फैक्टर, या तो सेम मल्टीपल में होंगे या सेम फैक्टर में होंगे। क्या होंगे मैं बताता हूँ जरा। फॉर एग्जाम्पल इफ ए हैज फोर रुपीज, मान लो एक ए नाम का पर्सन है और ए के पास मान लो चार रुपए हैं, कितने हैं, चार रुपए, तो यहाँ पे जो इसके नेबर बनेंगे, या तो उन दोनों के पास, नेबर के पास या तो चार के मल्टीपल में रुपीज होंगे या चार के फैक्टर में। अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो या तो आठ, बारह, सोलह कुछ भी हो सकता है एंड सो ऑन। और सेम यहाँ पे भी आठ, बारह,
16, 20 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ये तो मल्टीपल की बात हो गई। और यदि ए के पास 4 रुपए हैं तो ए के जो अगल बगल में जो दो लोग हैं उनके पास ऐसे रुपीज होंगे जो फैक्टर सिमिलर होंगे ए से। जैसे ए के पास 4 रुपए, तो ए का 4 रुपए, चार के फैक्टर कौन कौन से हो गए? चार के फैक्टर हो गए अपने फैक्टर। फैक्टर मतलब हो गया जो डिवाइड कर, तो एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। ये तीन इसके फैक्टर हो गए, चार के। तो इसके अगल बगल में ऐसे दो नंबर आने चाहिए जो सेम फैक्टर शेयर करते हो चार की तरह। जैसे चार के फैक्टर दो है एक अपना, चार और एक तो रहेगा ही रहेगा। और कोई फैक्टर है, जैसे यहाँ पे मैंने 20 मान लिया और यहाँ पे मैंने मान लिया 22। ठीक है। अब 20 के फैक्टर बताओ कौन कौन से? 20 के फैक्टर हो गया एक, दो, चार, पांच, है ना? और एक, दो, चार, पांच, 10 भी हो जाएगा और फिर सीधे 20 हो जाएगा। तो चार का फैक्टर कौन सा था? एक, दो, चार। और यहाँ पे भी देखो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आ रहे हैं? एक, दो, चार और एक, दो, चार। जरूरी नहीं है सारे कॉमन फैक्टर रहे, एक वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आ जाना चाहिए। वन तो खैर सबका होगा ही होगा फैक्टर। वन के अलावा कॉमन फैक्टर कौन सा है? टू है यहाँ पे, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या बनना है? टू। 20 का और चार का कॉमन फैक्टर क्या है? टू। और इटसेल्फ तो है ही है भैया, फिर चार भी कॉमन फैक्टर है। और 22 में देख लो, 22 का एक तो वन होगा, टू होगा, और कौन सा होगा? 11 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी टू इन तीनों का कॉमन फैक्टर है, 20, 4 और 22 तीनों कॉमन फैक्टर टू है। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा मल्टीपल ऑफ फैक्टर का क्या डिफरेंस है और किस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो ईदर बोला है, या तो दोनों अगल बगल में मल्टीपल होंगे या अगल बगल में दोनों कॉमन फैक्टर होंगे। जरूरी मतलब ऐसा बोला है ईदर लगा के, ईदर बोला है या तो सेम मल्टीपल होगा या सेम फैक्टर होगा। ठीक है। किसी के पास 50 रुपए से ज्यादा रुपए है नहीं, अच्छी बात है ये भी। चलो, तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है और पहली लाइन में क्या बोल रहा है? टी थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ यू। है टी थर्ड लेफ्ट में उसके जो इमीडिएट राइट में है यू के। सपोज दैट यू के इमीडिएट राइट में कोई एक पर्सन है, इसके तीन लेफ्ट में टी आएगा, एक, दो और तीन, टी ऐसे, है ना? ये एक केस वन ऐसे मान लेते हैं, एक केस टू और ले लेंगे। चलो, ठीक है। टी क्या बोला है? थर्ड लेफ्ट में जो इमीडिएट राइट में यू के इमीडिएट राइट ये हो गया, तो इसके तीन लेफ्ट, एक, दो, तीन, टी बन गया। केवल तीन चिल्ड्रन बैठे हैं यू और 42 रुपीज वाले के बीच में। यू अगर ये गया तो एक, दो, तीन, तो 42 रुपीज वाला यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, जिसके पास 42 रुपीज है। यू और 42 वाले के तीन हो गए। और एक केस ये भी बन सकता है, टी अगर ये गया, यू ये गया, तो एक, दो, तीन, और 42 वाला आ जाएगा यहाँ पे नीचे। यहाँ मैंने रख दिया 42, ऊपर मैंने पर्सन का नाम लिखूंगा, नीचे इनकी वो रख दी जो भी इनकी धन दौलत है। ठीक है। तो यू और 42 के बीच में तीन लोग आ गए इस तरीके से। वन चाइल्ड इज सिटिंग बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच में एक बच्चा बैठा है, टी और वी के बीच में एक बच्चा बैठा है। तो देखो केस वन में टी और वी के बीच में, टी के राइट में वी तो जान ही पाएगा कि टी और यू के बीच में एक है, तो वी आ जाएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से। तो कितने हो गए? तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। केस नंबर वन में पूरे के पूरे 9 लोग फिक्स हो चुके हैं, केस नंबर टू में भी पूरे 9 लोग नहीं हुए, वो मैं करने हैं। और टी और वी में एक पर्सन है, टी के राइट में यू है, तो वी नहीं आ पाएगा क्योंकि टी और यू के बीच में एक है, तो वी आएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से। टी और वी में एक पर्सन हो गए। ठीक है। फिर वी सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट, ओके ये थोड़ी सी लाइन गंदी है। वी सिट थर्ड लेफ्ट, वी तीन लेफ्ट में, तीन लेफ्ट मतलब एक, दो, तीन। तो वी तीन लेफ्ट में इस वाले पर्सन के हो गया, इस वाले पर्सन के तीन लेफ्ट में हो गया वी, एक, दो, तीन। ठीक है। तो वी तीन लेफ्ट में है उसके, उसके उसके मतलब किसके? इस वाले के, ये वाले पर्सन के, ये हु, इसके। ठीक है ना? इस वाले पर्सन के तीन लेफ्ट में है। हु सिट सेकंड राइट ऑफ द वन हु है 16 रुपीज, तो ये हु जिसके लिए लगाइए दो राइट में 16 वाले के, तो 16 वाला आ जाएगा यहाँ पे। तो वी के इमीडिएट राइट में 16 वाला आएगा, ये आपको क्लियर हो गई। और 16 वाले के राइट में दो लोग और आएंगे, ये बात आपको क्लियर है। तो वी के राइट में 16 वाला, इमीडिएट राइट में 16 वाला, और इमीडिएट राइट में 16 वाला। और 16 वाले के दो लोग होने चाहिए एटलीस्ट, 16 वाले के राइट में दो लोग एटलीस्ट होने चाहिए, दो लोग एटलीस्ट मिल रहे हैं दोनों जगह पे, दोनों केस में। ठीक है। द वन हु हैज 42 रुपीज सिट एट द एंड ऑफ द रो, 42 रुपीज वाला किसी एक कोने पे बैठा है। तो अगर केस वन में देखो 42 रुपीज वाला कोने पे, तो केस नंबर टू में वी के लेफ्ट में कोई नहीं जाएगा, तो वी के राइट में ही भरेंगे जितने लोग भरेंगे, एक, दो, तीन, चार। कितने हो गए? पांच लोग हो चुके हैं, तीन, दो, पांच, तो छह, सात, आठ, नौ। तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। 9 लोग ऐसे हो गए और ऊपर भी 9 लोग हो चुके हैं क्योंकि 42 वाला कोने पे है, ये बोला गया। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु है 16 रुपीज, 16 रुपीज जिसके पास है उसके लेफ्ट में जितने लोग हैं, मान लो एक्स लोग हैं, वो सेम है चिल्ड्रन सिटिंग टू द राइट ऑफ क्यू।
तो क्यू के राइट में भी एक्स आएंगे, 16 के लेफ्ट में जितने उतने क्यू के राइट में। 16 के लेफ्ट में केस वन में एक है तो क्यू के राइट में एक आएगा, क्यू आ जाएगा यहाँ पे। केस टू में भी सेम वही वाली बात बनेगी, क्यू आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। चलो, ओ थर्ड राइट ऑफ द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ आर, मतलब मान लो कि आर के एक और एक दो, दो लेफ्ट में ये वाला पर्सन है, आर के दो लेफ्ट में ये है, तो ओ उसके तीन राइट में है, जो दो लेफ्ट में आर के, आर का दो लेफ्ट एक है तो इसके तीन 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 राइट में ओ आएगा, तो एक दो और तीन, ओ आ गया यहाँ पे। तो आर के इमीडिएट राइट में ओ बन गया, इससे ये बात पता चली, और आर के लेफ्ट में दो लोग तो आने ही आने हैं, तो आर के इमीडिएट राइट में ओ कैसे बन सकता है, जरा केस वन में देखो, वी रखा है, वी की जगह आर नहीं आ सकता, यहाँ पे आर और ओ बन नहीं सकते इमीडिएट राइट में, आर और ओ यहाँ नहीं बन सकते, और आर और ओ इन दोनों की जगह बन सकते हैं यू और क्यू के बीच में, आर यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि आर के इमीडिएट राइट में क्यू आएगा, और आर, तो आर और ओ अपना यहाँ पे क्लियर हो गया, आर और ओ, है ना। और आर के लेफ्ट में एटलीस्ट दो लोग तो होंगे, तो आर के लेफ्ट में एटलीस्ट दो लोग हैं। इस केस में देखो आर ओ कहाँ आएगा, आर यहाँ नहीं आएगा इस कोने पे, क्यू की जगह पे आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि आर के राइट में ओ नहीं बन पाएगा इमीडिएट, तो आर और ओ यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, और आर यहाँ नहीं आ सकता था और यहाँ नहीं आ सकता, तो केस टू में भी आर ओ फिक्स हो गए, केस वन में भी आर ओ फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। ये फिक्स और ये वाली चीज फिक्स। द वन हु हैज रुपीज विच इज अ स्क्वायर वैल्यू, मतलब स्क्वायर वैल्यू में जिसके पास रुपीज है, स्क्वायर वैल्यू में जिसके पास रुपीज है, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, ये दो राइट में है एन के, तो एन के दो राइट में इस तरीके से बनेगा ये। अब एन कहां पे आ सकता है, जरा ये भी देख लेते हैं। एन एन अपना कहां पे आएगा, देखो एन अपना टी की जगह पे आ सकता है, टी की जगह नहीं, यहाँ पे टी के इमीडिएट लेफ्ट में एन आ सकता है, तो स्क्वायर वैल्यू यहाँ आ जाएगी। एन अपना 42 की जगह पे नहीं आएगा क्योंकि एन के दो राइट में तो स्क्वायर वैल्यू आएगी नहीं, तो एन अपना यू के इमीडिएट लेफ्ट में भी आ सकता है। सेम अपना केस टू में हो सकता है, अभी कोई भी केस गलत नहीं है। अब जैसे आपके मन में आ रहा होगा यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 16 है, 16 का मल्टीपल 42 नहीं है, लेकिन 16 और 42 का सेम और सेम वो क्या है, फैक्टर है, कौन सा, दो, दो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, और कौन सा हो सकता है, दो तीन चार, चार नहीं हो सकता, पांच, पांच नहीं होगा, छह 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 भी नहीं होगा, सात सात भी नहीं होगा, आठ नहीं होगा, नौ दस ग्यारह बारह, हाँ तो ठीक है, एक फैक्टर मिल गया ना, बहुत ज्यादा दिमाग क्यों मार रहे हैं, 16 और 42 का एक फैक्टर मिल गया, दो, तो कॉमन फैक्टर दोनों के हैं कि नहीं, बात खत्म। P डज नॉट सिट एडजेसेंट टू Q, P Q के एडजेसेंट नहीं है, यहाँ पे बोला है P Q के एडजेसेंट है नहीं, तो Q के एडजेसेंट P नहीं है तो P इन दोनों जगह से कहीं आएगा, और Q के एडजेसेंट P नहीं है तो P इन दोनों जगह में से कहीं आएगा, T के आजू बाजू, ठीक है। P has more rupees than N and has an odd amount, देखो P के पास ज्यादा रुपए हैं N से, और P के पास जो अमाउंट है वो क्या है, ऑड है ना। अब एक बात समझने की कोशिश करना, P को अगर मैंने यहां रख दिया या फिर यहां रख दिया, कहीं भी रख सकता हूं, सपोज दैट P को अगर आपने यहां रख दिया, है ना, P को यहां रख दिया, और आपको एक और बात बोली थी कि N के दो राइट में स्क्वायर वैल्यू, तो N अपनी यहां पे आएगी, N अपनी यहां पे आएगी, N अगर यहां पे रखी तो N के दो राइट में स्क्वायर वैल्यू, हाँ तो हो सकता है ना, स्क्वायर वैल्यू जरूरी थोड़ी ना इवन में ही आए, ऑड में भी आ सकती है, 25 भी हो सकती है, ठीक है। मतलब ये एन और पी फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, एन और पी फिक्स नहीं हो पा रहे अपने, ठीक है। एन और पी को फिक्स कर लेंगे अभी थोड़ी देर में आराम से, हटा देते हैं इसको। बस अपन को ये बात तो फिक्स है कि एन और पी में से कोई एक यहाँ आएगा और एन और पी में से कोई एक यहाँ पे आएगा। इस केस में भी सेम, एन और पी में से कोई एक यहाँ पे आएगा और एन और पी में से कोई एक यहाँ पे आएगा। नहीं 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 नहीं, क्यों आएगा यार, पी के पास ऑड वैल्यू में बोला है ना, पी के पास ऑड वैल्यू बोला है, सॉरी सॉरी सॉरी, पी के पास ऑड वैल्यू बोला है। पी अपना 16 में कैसे आ जाएगा, पी अपना 16 में तो आ ही नहीं पाएगा, पी 16 में नहीं आएगा क्योंकि पी के पास ऑड वैल्यू है, तो पी अपना डेफिनेट यहीं पे रहेगा, क्योंकि 42 भी अपना क्या है इवन, और 16 भी इवन है, तो पी अपना यहीं पे आएगा, पी यहाँ पे आएगा, और एन अपना यहाँ आएगा, और एन अपना यहाँ पे आएगा, ठीक है। और आपको बोल रहा है पी के पास एन से ज्यादा लेकिन ऑड में है, पी के पास एन से ज्यादा लेकिन ऑड में है, और एन के दो राइट में आपको ये बोला कि एन के दो राइट में स्क्वायर वैल्यू, तो एन के दो राइट में स्क्वायर वैल्यू, और पी पे एन से ज्यादा है, तो 16 से ज्यादा वाली स्क्वायर वैल्यू देखो ऑड में जो आएगी, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 5 बचा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, है ना। और 5 का स्क्वायर 25 होगा, पी में 25 आ सकता है, 6 का स्क्वायर 36, लेकिन 36 आएगा नहीं क्योंकि पी में आपको क्या बोला है, ऑड वैल्यू आएगी, तो 7 का हो सकता है, 7 का स्क्वायर 49, तो पी के पास या तो 25 रुपए होंगे या 49 होंगे, और पी के पास या तो 25 होंगे या फिर 49 होंगे, पी के पास दो अमाउंट हो सकते हैं 25 49 में से कोई सी भी, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि पी पे ऑड है और एन से ज्यादा है, तो पी पे ऑड भी आ रही है और एन से ज्यादा आ रही है दोनों केस में, हटाओ इसको। और एक पर्सन कोई रह गया ना, एक और फिक्स कर लेते हैं, कौन सा रह गया, एनओपी क्यू आर एस टी यूवी,
ओके, एन ओ पी क्यू आर रह गया। आर को रख देते हैं यहाँ पे और इसमें भी आर को रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नहीं नहीं नहीं, आर तो हो चुका है यार, आर हो चुका है। आर को क्यों मैं दोबारा से ला रहा हूँ, कोई और को लाना पड़ेगा। एन ओ पी क्यू आर, एस रह गया है। हाँ, एस रह गया है, एस मेरी नजर पे आ गया। एस को हम यहाँ रख सकते हैं दोनों ही केस में, क्योंकि और कोई जगह बची नहीं है एस को रखने के लिए, तो एस यहीं पे बनेगा, ठीक है। अच्छी पजल लग रही है ये तो यार। फिर बोल रहा है यू के पास दुगनी अमाउंट है आर से, यू के पास मल्टीप्लाइड टू आर से, मतलब आर के पास जो भी होगी यू पे उससे दुगनी होगी। तो आर का पता नहीं है, यू का पता नहीं है, ठीक है, होल्ड पे रखेंगे इस चीज को भी। आर इज 10 रुपीज लेस देन द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। मतलब यू के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, यू के इमीडिएट लेफ्ट में ये पर्सन बैठा है, और आर पे इससे क्या है, 10 रुपए कम है, तो मैंने लेस देन का साइन बना दिया और 10 लिख दिया नीचे। तो आर पे 10 रुपए कम है जो यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, यू के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उससे 10 रुपए कम है आर पे। तो यू के देखो, यू के इमीडिएट लेफ्ट में पी बैठा है, दोनों ही केस में यू के इमीडिएट लेफ्ट में पी बैठा है। तो आर पे क्या होंगे, 10 रुपए कम होंगे जो यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो यू के इमीडिएट लेफ्ट में पी बैठा है, पी पे 25 हुए, तो पी से 25 से 10 कम 15, आर पे है तो 15 होंगे। और अगर 49 माना तो आर पे कितने होंगे, 39, क्योंकि आर पे 10 कम है जो यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, यू के इमीडिएट लेफ्ट में पी बैठा है तो पी पे 25 है, तो आर पे या तो 15 होंगे, या फिर 49 अगर पी पे है तो 49 का 10 कम मतलब 39 होंगे आर पे। इस तरीके से दो चीजें हैं मेरे पास, ठीक है। और आपको ये भी बोला यू पे दुगने हैं आर से। अगर आर को 39 मान लिया, आर को 39 मान लिया, तो 39 का डबल कितना होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 50 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब आर पे 39 तो हो नहीं सकते, क्योंकि यू पे दुगने होंगे आर के, तो आर पे 39 कैंसिल। और आर पे अगर 39 कैंसिल तो पी पे 49 कैंसिल, पी पे 49 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यू पे क्या है, यू पे दुगने हैं आर से। अब यू पे अगर दुगने हैं आर से तो 15 दूनी 30, 30 और 30। अब एक चीज देखो यहाँ पे, तीन नंबर बने, जैसे यू के दो नेबर आ गए पी और आर, और 30 का फैक्टर 5 हो सकता है, और 15 और 25 का ही फैक्टर 5 हो सकता है, तीनों की मतलब यू आपसे जो बोला था ना कि यू का जो भी कोई नेबर होगा, जो भी आपको एक पर्सन यहाँ पे एक लाइन बोली थी, नंबर ऑफ रुपीज विद द इमीडिएट नेबर हैज ईदर द सेम मल्टीपल और सेम फैक्टर। तो यू के दो नेबर पी और आ रहे हैं, और उन दोनों के पास जो रुपीज है उनका कॉमन फैक्टर भी 5 आ रहा है, और यू का कॉमन फैक्टर भी 5 है। और सेम इसी तरीके से इससे केस में देख लो, 25 30 15 तीनों का कॉमन फैक्टर 5 है। मल्टीपल तो नहीं बन पा रहा हालांकि, क्योंकि 30 के जो मल्टीपल होते हैं वो 30 का जो मल्टीपल दूसरा मल्टीपल होगा 60, लेकिन दोनों पे 60 तो नहीं है, तो हम फैक्टर से काम चला लेंगे, क्योंकि उसने ईदर लगाया था, ईदर इधर मल्टीपल या फैक्टर, तो फैक्टर से काम चल रहा है, मल्टीपल से काम नहीं चल रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, आगे देखते हैं आगे और क्या, ये यू और आर कंप्लीट, ये कंप्लीट। एन के दो राइट में स्क्वायर वैल्यू आएगी, तो एन के दो राइट में स्क्वायर वैल्यू आ रही है, हाँ दो राइट में स्क्वायर वैल्यू आ रही है, ये भी कंप्लीट हो गई, ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ये हो गया, आर इज 10 रुपीज लेस देन, हाँ ठीक है, ये हो गया। डिफरेंस बिटवीन द रुपीज ऑफ पी एंड आर, पी और आर का डिफरेंस जो है पी स्लैश आर माइनस पी स्लैश आर, क्योंकि मुझे पता नहीं किस पे ज्यादा है, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द रुपीज ऑफ टी एंड यू। वो डिफरेंस इक्वल है टी और यू से, और आगे बोला है टी पे लेस अमाउंट है यू से, तो मतलब यू बड़ा होगा टी से, तो यू माइनस टी होगा, तो पी आर का डिफरेंस यू टी से सेम आएगा। तो केस नंबर 1 में पीआर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10, तो यूटी का कितना आएगा, यूटी का 10 आएगा, और यू पे ज्यादा है टी से, ये बोला आपको यू पे ज्यादा है टी से, तो यू पे 30 है तो टी पे कितने होंगे 20, यहाँ पे भी यू पे 30 तो टी पे कितने होंगे 20, इस तरीके से। अरे दोनों ही केस सेम जा रहे हैं क्या यार, वी एन टी पी यू आर ओ क्यू एस वी, नहीं 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 सेम नहीं है, यहाँ पे देखो एस पे 42 और यहाँ पे वी पे 42 है, सेम नहीं है, मैं वही सोचू सेम कैसे जा रहा है ना, सेम नहीं है अभी। अब अगर 20 यहाँ पे आ गया, 20 यहाँ पे आ गया, तो देखो 25 के अगल बगल में देख लो, 20, 20 और 30 दोनों के सेम फैक्टर आ रहे हैं। और 16 से देखूंगा तो 16 के बगल में 20 है, तो अब यहाँ पे v के पास जो आना चाहिए वो 16 का मल्टीपल तो नहीं है 20, तो फैक्टर ही बन के आना चाहिए v के पास, है ना। और केस नंबर 2 में 16 के अगल बगल में 20 और 42 दोनों सेम फैक्टर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पीआर और यूटी वाली लाइन हो चुकी है, पीआर का गैप कितना आ रहा है 10 का, तो यूटी का गैप कितना आ रहा है 10 का, पीआर का गैप आ रहा है 10 का, और यूटी का गैप आ रहा है 10 का, ठीक है। यू पे ज्यादा है टी से, और यू पे ज्यादा बन रहे हैं टी से, ठीक है, ये वाली बात हो गई है। टी पे कम है यू से, टी पे कम है यू से, ये तो कर ली ना, हाँ हटाओ। द वन विज 1 रुपीज मोर देन टी, जिसपे 1 रुपया ज्यादा है टी से, वो इमीडिएट लेफ्ट में है उसके जिसपे हाईएस्ट अमाउंट है, हाईएस्ट अमाउंट विच इज ए स्क्वायर वैल्यू, हाईएस्ट अमाउंट विच इज स्क्वायर वैल्यू। देखो अभी तक आपको जो हाईएस्ट अमाउंट मिल रही है वो 42 मिल रही है,
42 से हाईएस्ट और कौन सा हो सकता है? 42 से हाईएस्ट और कौन सा हो सकता है स्क्वायर वैल्यू में? 49 हो सकता है, क्योंकि 42 के बाद जो स्क्वायर वैल्यू में हाईएस्ट आएगा 49। फिर 7 के बाद 8 64 हो सकता है, लेकिन 64 हम कर नहीं सकते क्योंकि उसने आपसे स्टार्टिंग में कहा था किसी के पास 50 रुपए से ज्यादा है नहीं, 50 रुपए से ज्यादा किसी के पास है नहीं, तो 49 ही बनेगा। ठीक है, 49 बनेगा हाईएस्ट अमाउंट। और आपको ये भी बोल दिया इस लाइन में कि क्या, वन हु इज 1 रुपीज मोर देन टी, जिसपे टी से 1 रुपया ज्यादा है, टी पे कितना आ रहा है, टी पे 20 आ रहा है, तो जिसके पास 21 रुपए हैं वो इमीडिएट लेफ्ट में है, वो इमीडिएट लेफ्ट में है हु हैज द हाईएस्ट अमाउंट मतलब 49, तो 21 वाला इमीडिएट लेफ्ट में आएगा 49 के। तो 21 और 49 केवल और केवल यहीं पे बन सकते हैं, 21 और 49 ऐसे। और यहाँ पे देख लो 21 और नहीं नहीं, यहाँ पे 21 और 49 तीन तरीके से बन सकते हैं, नहीं मतलब दो तरीके से बन सकते हैं, या तो 21 और 49 ऐसे बन जाए या 21 और 49 ऐसे बन जाए। ठीक है, अभी इस चीज को होल्ड पे रखते हैं, चलो। वन ऑफ द पर्सन इज 12 रुपीज, किसी एक पर्सन के पास 12 रुपए हैं, तो केस नंबर वन में 12 रुपए केवल और केवल बी के पास जाएंगे, है ना, इस केस में पता नहीं 12 रुपए किसके पास जाएंगे। एंड ओ डज नॉट हैव द लीस्ट अमाउंट। अब देखो यहाँ पे एक पर्सन के पास, किसी के पास 12 रुपए हैं, अगर 12 रुपए हैं तो 12 रुपए क्या हो जाएंगे, सबसे कम हो जाएंगे, क्योंकि दो अमाउंट 21 और 49 दिख रहे हैं और तीन अमाउंट बचे हैं 12 21 और 49, जो इन तीनों में फिक्स होंगे, तो ओ पे लीस्ट है नहीं। अगर ओ पे लीस्ट नहीं है तो 12 अपना क्यू को मैं दे नहीं सकता, अगर क्यू को मैंने 12 दे दिया तो 21 और 49 फिक्स नहीं हो पाएगा, तो 12 आपको किसको देना पड़ेगा, एस को। 12 किसको देना पड़ेगा, एस को, केस नंबर। ठीक है, 12 देना पड़ेगा एस। अब ओ ओ डज नॉट हैव लीस्ट, ओ पे लीस्ट नहीं है, 21 49 के इमीडिएट लेफ्ट में, तो 21 आएगा यहाँ पे, 49 आएगा यहाँ पे। यार ये केस भी पूरा सही जा रहा है। हाँ, अब जरा कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल वाली बात देखते हैं, जैसे 16 है, 16 के अगल बगल में मल्टीपल तो नहीं बन रहे, फैक्टर बन रहे, सेम सही है। ठीक है, फिर 25 के अगल बगल में देख लो, 25 के अगल बगल में 20 और 30 सेम फैक्टर है, 15 के अगल बगल में 30 21 सेम फैक्टर बन रहा है इनका भी, और 49 के अगल बगल में देख लो 21 42 और 49 तीनों का सेम फैक्टर है 7। तो मेरे हिसाब से केस नंबर 1 बिल्कुल सही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 के अगल बगल में 42 20 सेम फैक्टर बन जाएगा 4, 25 के अगल बगल में ठीक है 5 बन रहा है, 15 के अगल बगल में 3 बन रहा है, सेम फैक्टर ठीक है। लेकिन 49 के अगल बगल में 12 का किसी से 49 और 21 से नहीं होगा, देखो 21 का फैक्टर क्या हो गया 7, 49 का सेम फैक्टर आ गया 7, लेकिन क्या 12 का फैक्टर 7 है, क्या 12 कभी भी 7 से डिवाइड हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए केस नंबर 2 क्या हो गया अपना, गलत हो गया, और केस नंबर 1 बिल्कुल और बिल्कुल सही जाएगा, वी एन टी पी यू आर ओ क्यू एस, और 12 16 20 25 30 15 21 49 42। ये पजल कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट में, ऐसी पजल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, ये हिंदी वाले एस्पिरेंट्स के लिए। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सेश पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे गिवन है। ठीक है, चलो आगे मूव करेंगे अपने नेक्स्ट मिसलेनियस पार्ट में। मिसलेनियस पार्ट में आपको क्या दे रखा है, मिसलेनियस पार्ट में आपको दे रखा है कोडिंग, नहीं नहीं वो है ये, कोडेड ब्लड रिलेशन है, कोडेड ब्लड रिलेशन दे रखा है, इज द फादर ऑफ, इस तरीके से यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी है, लाइन दे रखी है, ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स नंबर 1 एंड 2। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रखे हैं, और एक क्वेश्चन भी पूछा गया है उनमें, एक क्वेश्चन पूछा गया जैसे हाउ इज टी रिलेटेड टू जे, यहाँ पे पूछा हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर इन लॉ ऑफ के, इस तरीके से हर एक में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बोला है एंड टू स्टेटमेंट्स नंबर 1 एंड 2 गिवन बिलो इट, दो स्टेटमेंट भी दे रखे हैं, एक और एक दो, और एक और एक दो, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं उन सभी के साथ। ठीक है, फिर ये भी बोला है अलोंग विद द गिवन टू स्टेटमेंट, उन दो स्टेटमेंट के साथ साथ तीन स्टेटमेंट और प्रोवाइड किए गए हैं, तीन स्टेटमेंट और प्रोवाइड करें, एक दो तीन, ये तीन प्रोवाइड करे गए हैं। थ्री स्टेटमेंट्स आर गिवन, यू हैव टू डिसाइड, हमें ये डिसाइड करना है वेदर द डेटा प्रोवाइडेड अलोंग विद द थ्री स्टेटमेंट, उन तीन स्टेटमेंट के साथ जो डेटा दिया गया है, डेटा क्या दिया गया है, डेटा ये दिया गया है दो स्टेटमेंट का डेटा। ठीक है, जो डेटा दिया गया है क्या वो सफिशिएंट है आंसर करने के लिए, क्या इस क्वेश्चन को सफिशिएंट रहेगा आंसर करने के लिए या नहीं रहेगा, इन दो के साथ ये जो तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं क्या ये सफिशिएंट है इन दोनों के साथ इस क्वेश्चन को आंसर करने में या नहीं है। ठीक है, द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो कैन बी यूज्ड अलोंग विद द अबव टू स्टेटमेंट, ये जो तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं इन तीनों को हम यूज कर सकते हैं इन दोनों स्टेटमेंट के साथ आंसर करने के लिए, बट कैन नॉट बी कंबाइंड टुगेदर, लेकिन कंबाइन नहीं कर सकते एक साथ। द स्टेटमेंट्स अबव आर कंबाइंड, लेकिन ये जो अबव स्टेटमेंट दे रखे हैं स्टेटमेंट 1 एंड 2 ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, ये कंबाइंड है और कोई कंबाइंड नहीं हो सकते। ठीक है, द अबव टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड। नाउ लेट्स बिगिन द क्वेश्चन और देखते हैं इसका क्या बनना चाहिए। एन हैश जेड, हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है एन इज द फादर ऑफ जेड, एन इज द फादर ऑफ जेड बनेगा। तो यहां पे मैंने बना लिया इसको स्टेटमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, एन पिता हो गया किसका, जेड का, एन पिता हो गया
जेड का, जेड क्वेश्चन मार्क टी, क्वेश्चन मार्क का मतलब है डॉटर, तो जेड डॉटर हो गई किसकी, टी की। जेड अगर डॉटर हो गई तो टी क्या हो जाएगी, इसकी माँ, और एन और टी का क्या हो गया, प्यार। ठीक है। फिर पी क्वेश्चन मार्क बी, बी पी क्वेश्चन मार्क बी मतलब पी डॉटर हो गई बी की। अब पी और बी अभी इन दोनों से कनेक्ट नहीं होगी, तो इसी को हम अलग से लिख लेते हैं, पी डॉटर हो गई किसकी, पी की। ये इस तरह से। तो ये वाली बात तो गई स्टेटमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट नंबर 2 का बना लेते हैं एल ई एच। देखो एल ई एच अभी इन तीनों से कनेक्ट नहीं होगा, इन दोनों से, तो स्टेटमेंट नंबर 2 को मैं अलग से बना के चलूंगा। एल ई एच को देखते हैं क्या बोल रहा है। एल ई एच में बोला एल एंड ई, एंड का मतलब है सन, तो एल सन हो जाएगा ई का, एल सन हो गया ई का, है ना। और फिर क्या बोल रहा है, ई एट द रेट एच, ई एट द रेट एच का मतलब ई सिबलिंग हो गया एच का, ई सिबलिंग हो गया एच का, तो ई और एच एक साथ बन गए। फिर एक्स, एक्स के बाद क्या लगा है, ये एक्सक्लामेटरी साइन, एक्स एक्सक्लामेटरी साइन टी मतलब एक्स मदर है टी की। तो एक्स अगर मदर होगी टी की, यहां पे मैं इस चीज को अलग से लिख लेता हूं, एक्स मदर होगी टी की। ठीक है। अब ये दोनों तो कंबाइन हो सकते हैं, ये दोनों तो कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों एक साथ कंबाइन नहीं हो सकते। इन तीनों में से कोई एक इनके संग कंबाइन होगा, इन दोनों के संग, पूरा आंसर करने के लिए। अब देखो केस स्टेटमेंट 1 और 2 के अकॉर्डिंग तो हमारे पास ये मिल गया, हमें बताना है टी क्या लगेगा जे का। टी क्या लगेगा जे का, अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि जे कहीं पे है नहीं। तो अब देखो कि ये जरा स्टेटमेंट नंबर 1 उठाते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 को उठाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या बोला है, टी एट द रेट ई, टी एट द रेट ई का मतलब टी सिबलिंग है ई का, टी सिबलिंग है ई का। अगर टी सिबलिंग है ई का, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इस स्टेटमेंट नंबर 1 को कंबाइन करता हूं, इस स्टेटमेंट नंबर 1 को कंबाइन करूंगा, तो ये टी दे रखा है, ई दे रखा है, यहाँ पे भी टी है। टी के ऊपर कौन आएगा, एक्स, टी के ऊपर आएगा एक्स, तो ये एक्स इस तरीके से बन गया, है ना। एक्स इस तरीके से बन गया। एक काम करते हैं ना, इसको ना दूसरे कलर से करते हैं, ताकि जब बाद में इरेज करना हो तो आसानी से मैं इरेज कर सकूं, मुझे पता चलता रहेगा कि मैंने किसमें क्या चल रखी थी। तो टी एट द रेट ई का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। एट द रेट का मतलब हो गया, नहीं नहीं कहाँ पे ये लाइन, टी एट द रेट ई, ई थी क्या, हाँ, टी एट द रेट ई का मतलब है सिबलिंग। तो टी सिबलिंग हो जाएगा ई का। अब टी अगर सिबलिंग होगा ई का, पहले इसको बना दूं या फिर पहले इनको कंबाइन कर दूं, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं केस स्टेटमेंट 1 और 2 को। टी की मदर कौन है, एक्स, तो टी के ऊपर मैं इसको एक्स को ऐसे जोड़ सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और आपको बोला है टी एट द रेट ई मतलब टी सिबलिंग है ई का। अगर टी सिबलिंग है ई का, तो देखो टी के साथ कौन बन जाएगा, ई बन जाएगा, और ई के साथ आएगा एच, और एच के नीचे आएगा एल। इस बी और पी को जरा साइड करते हैं जरा, बी के नीचे पी और बी के नीचे पी, इसको जरा साइड करते हैं एक बार। आपको एक लाइन बोलिए कि बी के नीचे पी है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, बी के नीचे पी है और पी क्या है, पीटी। ये स्टेटमेंट 1 का ही पार्ट है। ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको बोल रहा है क्या बोल रहा है, ये वाली लाइन मैंने फिक्स कर ली। अब जरा आपको टी एट द रेट ई में क्या बोला, एट द रेट में बोला सिबलिंग, तो टी सिबलिंग हो गया ई का, तो टी के साथ कौन बन जाएगा, ई, टी के साथ बन जाएगा ई, और ई के साथ बन जाएगा एच, तो एच ई, और ई के नीचे आएगा एल, ई के नीचे आएगा एल, एल बन गया इस तरीके से। ठीक है। मैंने दोनों ही स्टेटमेंट कंबाइन कर दिए, दोनों स्टेटमेंट कंबाइन कर दिए, ये वाला जो पार्ट दे रखा था मैंने इसमें मिला दिया, कंबाइन कर दिया है, जो अभी हम स्टेटमेंट 1 पढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। और बी और पी भी कनेक्ट हो सकते हैं, बी और पी भी इससे कनेक्ट नहीं होंगे। अब ई परसेंट पी दे रखा है, ई परसेंट पी का मतलब क्या है, ई परसेंट पी का मतलब है ई हस्बैंड है पी का, ई हस्बैंड है पी का, तो ई के साथ कौन बन जाएगा, पी। और ई अगर हस्बैंड है तो ई का जेंडर क्लियर और पी का जेंडर क्लियर। और पी के ऊपर एक पर्सन बनेगा बी, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में दे रखा है पी के ऊपर बी दे रखा है, तो पी के ऊपर कौन बन जाएगा, बी, इस तरीके से। तो देखो सारी चीजें कंबाइन कर ली हैं अभी तक जो हमसे बोला जा रहा है। ठीक है। फिर जे क्वेश्चन मार्क पी, जे क्वेश्चन मार्क पी का मतलब क्या है कि क्वेश्चन मार्क का मतलब है डॉटर, क्वेश्चन मार्क का मतलब है डॉटर, तो जे डॉटर हो जाएगी पी की, जे डॉटर हो जाएगी पी की, तो एल की सिबलिंग हो जाएगी, तो जे डॉटर हो गई पी की। और पी डॉटर हो जाएगी बी की, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, तो पी डॉटर हो जाएगी बी की, तो पी अगर डॉटर है पी की, तो पी तो डॉटर हमने पहले ही बना ली है पी की, है ना। देखो यहाँ पे भी ये चीज दे रखी है और यहाँ पे भी ये चीज दे रखी है, तो ये कंबाइन हो गई। पूछा था टी क्या लगेगा जे का, तो क्या आप टी और जे का रिश्ता बता पा रहे हो, टी क्या लग रहा है जे का, आप डेफिनेट बता पा रहे हो कि टी जे का क्या लग रहा है। देखो ई की सिबलिंग है टी और एच, तो टी जे का क्या लग रहा है, टी जे की जो लग रही है वो आंट लग रही है, क्या लग रही है, आंट लग रही है, तो हम इसको बता सकते हैं कि ये क्या लग रही है, आंट, है ना, आंट लग रही है। स्टेटमेंट नंबर 1 की मदद से हम बता सकते हैं। अब कहने का मतलब ये 2 और 3 भी तो बाकी, इन 2 और 3 का भी यूज करना पड़ेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसमें टाइम देना पड़ेगा। अब मैं इस पार्ट को यहां से हटा रहा हूं जो मैंने ब्लू में करा था। ठीक है। अब मैं अनदर स्टेटमेंट को कंबाइन करूंगा, अनदर स्टेटमेंट कंबाइन करके देखूंगा कि आंसर क्या बनेगा। ठीक है। अनदर स्टेटमेंट अपना क्या दे रहा है, अपना बोल रहा है एच एंड एक्स, एच एंड एक्स। एंड का मतलब क्या है मेरे दोस्त, एंड का मतलब है सन, तो एच सन हो जाएगा एक्स का। तो देखो यहाँ पे एक्स लिखा है, तो एक्स का सन एच हो जाएगा, तो एच टी का सिबलिंग हो जाएगा, एच सन हो गया एक्स का, ये मैंने कंबाइन कर दिया। फिर पी हैश जे, पी हैश जे का मतलब क्या है
कि पी फादर है जे का। पी अगर फादर है जे का, पी कहाँ है? देखो पी अपना ये क्या, पी यहाँ पे बन रहा है और तो कहीं पे है नहीं। तो पी अगर फादर है जे का तो पी के नीचे मैंने जे बना दिया। लेकिन पी तो फादर जे का बन ही नहीं पाएगा। पी तो बन ही नहीं पाएगा जे का फादर। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि आपको बोला है पी हैश जे, हैश बोला है, हैश मतलब फादर, और यहाँ पे तो पी का जेंडर ही फीमेल है। जेंडर फीमेल है तो कैसे कर दोगे? क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट तो अपने डेफिनेट सही है। तो भाई ये स्टेटमेंट नंबर 2 की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपनी बातें गलत हो जाएंगी। पी फादर नहीं बन सकता जगह, क्योंकि पी तो ऑलरेडी फीमेल है ना यार। किसी का जेंडर चेंज करके फादर कैसे बना दोगे तुम? जबरदस्ती है क्या? कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं कर सकते ऐसा यार, गलत बात है। तो इकलौतेपन से तुमने पता लगा लिया, है ना? अब जरा तीन से भी देखते हैं, तीन से भी देखते हैं। एल एट द रेट जे, एल एट द रेट जे का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है सिबलिंग, तो एल सिबलिंग हो जाएगा जे का। एल कहाँ था? एल कहीं दिख रहा है क्या? एल अभी, हाँ देखो दिख रहा है, एल सिबलिंग हो गया जे का, तो एल के बगल में मैंने जे बना दिया। और जे क्वेश्चन मार्क ई डॉटर, क्वेश्चन मार्क मतलब डॉटर था, है ना? तो जे डॉटर हो जाएगी ई की। अगर जे डॉटर होगी तो जे को फीमेल करती है, और देखो जे ई की डॉटर बन के आ भी रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ई एच एक्स टी जी एल, अभी कोई कनेक्ट हो सकता है इन दोनों में से? देखो कनेक्ट हो सकता है। एक्स माँ है टी की, तो टी के ऊपर मैंने एक्स को बना दिया इस तरीके से, है ना? ये एक्स टी मैंने वहां जोड़ दिया, लेकिन ये ई एच एल जी अभी इससे कनेक्ट नहीं हो सकता, इसको होल्ड पे रखें। फिर एल एंड एच, एल एंड एच का मतलब क्या है? एल सन हो जाएगा एच का, है ना? एल एंड एच का मतलब एल सन हो जाएगा एच का। अगर एल सन है एच का, तो देखो एल सन बन भी रहा है एच का, कोई दिक्कत नहीं है। और एच क्वेश्चन मार्क वाई, तो एच डॉटर बनेगी वाई की, तो एच अगर डॉटर बनेगी वाई की तो एच को हमने फीमेल, और एच डॉटर बनेगी वाई की तो वाई आ जाएगी अपनी यहाँ पे इस तरीके से। अब क्या कहीं पे वाई दिख रहा है स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग? कहीं वाई नहीं दिख रहा, वाई यहीं पे दिख रहा है। आपको टी और जे का बताना है, तो टी और जे तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे ना। जे अपना ये गया, टी अपना ये गया, मैं कैसे इनको कनेक्ट कर दूं? मैं कैसे इनको कनेक्ट कर दूं बताओ? कनेक्ट तो हो ही नहीं पा रहे ना, नहीं हो पा रहे, तो मतलब इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आंसर किससे आया? केवल और केवल पहले स्टेटमेंट से आया। पहले स्टेटमेंट को कंबाइन करके, तो आंसर क्या बनेगा? ओनली वन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ओनली वन इज रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि, सॉरी, उम्मीद करता हूँ आपने को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? चलो, अब अब जरा इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ यार, इसको मैं सारी चीजें यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है? इरेज ऑल कर दे रहा हूँ यहाँ से। इसका आंसर क्या बना है ये मैं बस बता दे रहा हूँ यहाँ पे। इसका आंसर बना ऑप्शन नंबर बी ओनली। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एन हैश जेड, एन हैश जेड। ये जो दो स्टेटमेंट थे ना, वही दो स्टेटमेंट यहाँ पे रिपीट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया था ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट नंबर वन एंड टू। तो सब में सेम स्टेटमेंट चल रहे हैं वन एंड टू, इस हिसाब से तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था यार। शिट शिट शिट, ये गलत कर दिया मैंने, दिक्कत हुई ना। काश नहीं करता। अंडू हो सकता है क्या? अंडू, अंडू नहीं होगा ना? हो सकता है कंट्रोल जेड दबा के देखो, नहीं होगा, छोड़ो। चलो, एन हैश जेड दे रखा है, एन हैश जेड को हम ड्रॉ करेंगे फटाफट से। मतलब एन पिता है जेड का, तो एन पिता हो गया किसका? जेड का, ये इस तरीके से। और जेड क्वेश्चन मार्क टी, मतलब जेड डॉटर हो जाएगी टी की, तो जेड डॉटर हो गई टी की, तो एन और टी क्या हो गए? मियां बीवी। पी क्वेश्चन मार्क बी, तो क्वेश्चन मार्क मतलब तो डॉटर था, तो पी बेटी हो जाएगी बी की, पी बेटी हो जाएगी बी की, तो पी बेटी हो गई बी की, इस तरीके से। ये स्टेटमेंट वन की कहानी थी। स्टेटमेंट नंबर टू को जरा बना लेते हैं जल्दी से। एल एंड ई, एल एंड डी का मतलब एल सन है ई का, एल सन हो गया ई का। और फिर क्या है? ई एट द रेट एच, ई एट द रेट एच मतलब ई सिबलिंग है एच का, ई सिबलिंग हो गया किसका? एच का, ये हो गया। और एक्स हाइफन टी मतलब एक्सट्रीमिटी, तो एक्स मदर हो जाएगी टी की, एक्स मदर हो जाएगी टी की, तो एक्स मदर हो गई किसकी? टी की, इस तरीके से। ये दोनों स्टेटमेंट मैंने बना लिए इस तरीके से। अब कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग को मिलान करना हो तो कंफ्यूजन ना हो। स्टेटमेंट नंबर हमें बताना है फादर इन लॉ कौन है? के का फादर इन लॉ कौन है? तो के का फादर इन लॉ कौन है? के अभी कहीं पे है क्या? देखो, आप जरा इसको ध्यान से अगर देखोगे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, तो स्टेटमेंट नंबर वन में कहीं पे भी के नहीं मिल रहा, और स्टेटमेंट नंबर टू में कहीं पे भी के नहीं मिल रहा। हमें बताना है फादर इन लॉ कौन है? के का। क्या आपको इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी के नजर आ रहा है? कहीं नजर नहीं आ रहा, तो इसकी जरूरत ही नहीं, हटा दो। क्या स्टेटमेंट नंबर टू में कहीं पे भी के नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, हटा दो। क्या स्टेटमेंट नंबर थ्री में कहीं पे भी के नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, इसको भी हटा दो। मतलब तीनों में से कहीं पे भी के है ही नहीं, तो भाई इसमें तो टाइम बच गया। आंसर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, नन इज द राइट। यही प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। आप पहले ये देख लो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि के का फादर इन लॉ कौन है? के मुझे ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट में कहीं नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है इन तीनों स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं तो के होना चाहिए रिलेशन बनाने के लिए। तीनों में से कहीं पे भी के था नहीं, तो मैं कैसे बता दूंगा फादर इन लॉ कौन है? क्योंकि के तो इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा, और जब के इंट्रोड्यूस नहीं होगा तो कैसे बता दूंगा? तो आंसर क्या हो गया? नन। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बात समझ में आएगी। एग्जाम में थोड़ा सा कूल एंड काम माइंड से पेपर दोगे ना, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, टाइम बहुत बच जाएगा। जैसे यहाँ पे टी और जे मांगा था, तो टी और जे इंक्लूडेड थे, लेकिन यहाँ पे तो के इंक्लूडेड है ही नहीं, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता, ठीक है?
अच्छा, एक और क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, जैसे यहाँ पे 2 मैंने क्वेश्चन कराए आप लोग को कोडेड ब्लड रिलेशन के, इसके इस टाइप के, 2 और दे रखे हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल दे रखी है, हिंदी, इंग्लिश दोनों में, और 2 क्वेश्चन पूछे, ये आपको होमवर्क में बताना है कमेंट करके, इन दोनों के आंसर क्या बनेंगे, ठीक है? डू लेट मी नो द राइट आंसर इन कमेंट। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर क्या है इनके। इसका आंसर बनेगा सी, इस वाले का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है? और इसका जो आंसर बनेगा, इसका जो आंसर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो ये दोनों मैंने आपको आंसर बता दिया। आप लोग प्रैक्टिस के लिए इसको जरूर कीजिएगा अपने आप, और मुझे बताइएगा कमेंट करिए कि आप लोगों का आंसर भी सेम आया था या नहीं आया था। बाकी तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया, क्या कमेंट करोगे, चीटिंग करके ही बता सकते हो, ठीक है? इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च में मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। दोस्तों, सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, मत भूलिएगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो दैट यू वोंट मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन, एंड डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स विद इन एनी ग्रुप इन विच यू आर एडेड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अपने कुछ नए सेशन के साथ।